नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ईमार साहब के YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय के अंतिम वीडियो लवण एवं उनके उपयोग की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण नमक की, टेबल साल्ट की, जो हम आमतौर पर घर में काम में लेते हैं। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। हालांकि इसकी बात हम पहले सूत्र निर्माण में भी कर चुके हैं। नाम है इसका सोडियम क्लोराइड, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, वैसे इसको साधारण नमक कहा जाता है। निर्माण होता है इसका खारे जल से, समुद्र के जल से या खारे जल से। खारे जल को जब सुखाया जाता है तो जल वाष्प बनकर ऊपर निकल जाता है और नमक जो है वो वाष्प बन नहीं सकता, इसलिए नीचे जमा रह जाता है। उसी नमक को प्रोसेस करके नमक का निर्माण कर लिया जाता है। उपयोग देखिए, उपयोग है परिरक्षक के रूप में। परिरक्षक का मतलब है पदार्थों को या किसी भी खाद्य सामग्री को जो है बचाए रखने में, ताकि जीवाणु कीटाणु फफूंद उसको खराब होने से खराब ना होने दे। तो उसमें साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। खाने पीने की वस्तुओं में, रोज़मर्रा के जीवन में नमक का कितना महत्व है ये आप जानते हैं बिल्कुल। हर वस्तु में, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो हम रोटी खा रहे हैं आटे से बनी उसमें हो, हर जगह हम नमक का उपयोग करते हैं। और NaOH के निर्माण में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके निर्माण में भी साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। हालांकि नमक का नाम आपने बहुत सुना होगा और हम जानते हैं कि हमारी आज़ादी में भी नमक का नाम एक जगह लिया जाता है। दांडी मार्च, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह सुना होगा आपने। थोड़ी सी बात हम उसकी भी करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, दांडी मार्च ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 5 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप से भी जाना जाता है। हुआ यूँ कि 1930 में अंग्रेज़ों ने नमक पर एक कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब आप जानते हैं कि नमक एक बहुत आम चीज़ है और टैक्स बढ़ने से लोगों पर इसका भार बढ़ता है। तो इसके विरोध में गांधी जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया और गांधी जी समेत 79 लोग जो है वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी, एक गांव है, समुद्र के तट पर स्थित गांव है, वहाँ तक उन्होंने 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे नमक को हाथ में लेकर इस कानून को भंग किया, ताकि नमक आम जीवन पर सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके। इसे कहा जाता है दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हमने बात की कि NaCl या सोडियम क्लोराइड या नमक का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, दैनिक जीवन में ये भी काम आता है। बनाने की विधि इसकी है क्लोर क्षार विधि। इस विधि के द्वारा इसको बनाया जाता है। देखते हैं क्या है क्लोर क्षार विधि। तो देखिए, आप यहाँ एक पात्र देख रहे हैं। इस पात्र में यहाँ से नमक का विलयन, नमक को जल में मिलाकर इसमें डाला जाता है और उसकी दूसरी साइड से NaOH को बाहर निकाला जाता है। इसमें आप देख रहे हैं 2 काली पट्टियाँ हैं, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड। इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये धातु की पन्नियाँ होती है और ये बैटरी से जुड़ी हुई है। एक पट्टी बैटरी के प्लस से और दूसरी माइनस से जुड़ी हुई है। जो इलेक्ट्रोड प्लस से जुड़ी हुई है उसको एनोड कहा जाता है और जो इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेश या माइनस से जुड़ी है उसको कैथोड कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्लस से जुड़ी है वो एनोड और माइनस से जुड़ी है वो कैथोड। अब ये जो नमक का विलयन हमने इस पात्र में डाला है, तो नमक को जल में घोला है हमने, तो इसका मतलब इस पूरे पात्र में कितने प्रकार के आयन होंगे? 4 प्रकार के। H+ आयन और OH- ये तो जल से हमें मिले हैं और Na+ और Cl- ये नमक से मिले हैं। ठीक है, 4 प्रकार के हमारे पास आयन हैं। हम जानते हैं कि इनमें से जो धनायन है H+ और Na+, ये जाएंगे कैथोड की ओर। क्यों? क्योंकि कैथोड ऋणात्मक है और धनावेश हमेशा ऋणात्मक प्लेट की ओर जाता है, विपरीत आवेश। ठीक है, और दूसरी ओर हमारे पास है OH- और Cl-। ठीक है, ये जाएंगे एनोड की ओर, क्योंकि एनोड प्लस है। तो नेगेटिव जो आवेश है, ऋणात्मक आवेश जो है वो धनात्मक प्लेट की ओर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, H+ और Na+ में से सिर्फ H+ ही इस प्लेट की ओर जाएगा और OH- और Cl- में से Cl- ही इस प्लेट की ओर जाएगा। अब आपके मन में सवाल ये भी हो सकता है कि H+ ही क्यों गया, Na+ क्यों नहीं गया और Cl- ही क्यों गया, OH- क्यों नहीं गया? तो देखिए, इसका जवाब हम यूँ दे सकते हैं कि H+ और Na+ में H+ की कैथोड की ओर जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है।
इसलिए वो पहले चला जाता है, फिर सोडियम नहीं जा पाता। और इधर OH माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस की एनोड की ओर जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए वो चला जाता है। जो ही H प्लस उस प्लेट के संपर्क में आएगा वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और जो ही Cl माइनस इस प्लेट के संपर्क में आएगा वो क्लोरीन अर्थात Cl2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों बाहर निकल गई, अर्थात H प्लस और Cl माइनस इस विलयन से धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। बचेगा क्या? Na प्लस और OH माइनस, और हम जानते हैं कि Na प्लस और OH माइनस से बनता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फलस्वरूप इस विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ रह जाएगा जिसको बाहर निकाल लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोर क्षार विधि, अभी हमने बात की कि जब NaCl की जल से अभिक्रिया NaCl को जल में मिलाकर जब उसका विद्युत अपघटन किया जाता है बैटरी से जोड़कर, तो NaOH, Cl2 और H2 ये तीन पदार्थ बने थे। क्लोरीन गैस बनी थी, हाइड्रोजन गैस बनी थी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था। यहाँ देखिए एक खास बात विशेष ध्यान रखने वाली वो ये है कि क्लोरीन गैस कहाँ बनती है? एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है? कैथोड पर। ये आप याद रखें। अब हमारे पास यहाँ तीन पदार्थ बने, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों ही पदार्थ जो हैं वो उपयोगी हैं। हम इन तीनों के 1 बाय 1 उपयोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जल को स्वच्छ करने में काम आती है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो प्लास्टिक के पाइप वगैरह आप देखते हैं सब PVC के बने होते हैं, इसमें भी क्लोरीन काम में आती है। ये रोगाणुनाशक भी है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी क्लोरीन पाई जाती है, और ये कीटनाशक के रूप में भी उपयोग में लाई जा सकती है। आगे देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोगी है। मार्गरीन बनाने में भी ये काम में आती है, उर्वरक निर्माण में भी ये काम में आती है, अमोनिया निर्माण में भी उपयोगी है, और रॉकेट में ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इतने उपयोग हैं हाइड्रोजन के। और क्लोरीन के उपयोग आप देख चुके हैं, हाइड्रोजन के उपयोग हो चुके हैं। अब हमारे पास बचता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग है? NaOH के। धातुओं से ग्रीज हटाने में, धातुओं से जो ग्रीज है उसको हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन और अपमार्जक में NaOH का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई साबुन जो हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनमें NaOH की मात्रा ज़्यादा होती है। कागज़ बनाने में कागज़ की लुगदी बनाकर NaOH डालकर उस कागज़ को गलाया जाता है, उस वहाँ भी ये काम में आता है। और कृत्रिम फाइबर बनाने में, फाइबर जो हैं, जो आर्टिफिशियल फाइबर कृत्रिम फाइबर आते हैं, उनमें भी NaOH का उपयोग किया जाता है। वैसे दैनिक जीवन की उपयोग है, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। ये बहुत ही संक्षारक प्रकृति का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। क्या है विरंजक चूर्ण? विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। ठीक है, इसका रासायनिक नाम देखें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। बनाने की विधि क्या है इसकी? अगर हम CaOH2 में क्लोरीन गैस डाल दें, CaOH2 बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने देखी यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा। इसका नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप पहले अध्याय से ये पढ़ते आ रहे हैं कि CaOH2 क्या है। तो CaOH2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। जब इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये कहलाता है विरंजक चूर्ण। देखिए नाम उपयोग देखते हैं। सबसे पहले वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। वस्त्र उद्योग में भी काम इसका विरंजक है, कागज उद्योग में भी काम इसका विरंजक है। पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुओं को नष्ट करने में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अब देखिए, आप देख रहे होंगे ज़्यादातर उपयोग विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। विरंजक आखिर है क्या? विरंजक का मतलब होता है विरंजन, जो रंग को गायब कर दे। तो रंग को गायब ये कैसे कर देता है? तो देखिए, जब भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण को कहीं डाला जाता है तो देखिए इसमें से निकलती है क्लोरीन गैस। इसमें से निकलती है क्लोरीन गैस जब भी इसको जल में डाला जाएगा। ठीक है, ये क्लोरीन गैस जल से अभिक्रिया करती है और बनाती है नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन जो है ये वस्त्र या कागज का विरंजन करने में उपयोगी है। ये करती है विरंजन। तो इस प्रकार विरंजक चूर्ण जो है वो
वस्त्र या कागज का रंग उड़ा देता है। वास्तव में रंग उड़ाने में काम कौन आ रही है? नवजात ऑक्सीजन, जो किससे मिली है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से क्लोरीन, क्लोरीन से ने जल से अभिक्रिया की, बनी नवजात ऑक्सीजन और फलस्वरूप रंग उड़ाने का काम हो गया। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे बेकिंग सोडा। बहुत आम सी चीज़ है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी। सूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। शादी ब्याह में, हमारे दैनिक जीवन में पकोड़े वकोड़े बनाने में बहुत काम में आता है ये। देखिए बनाने की विधि समझते हैं इसकी। NaCl अर्थात नमक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और अमोनिया NH3 अमोनिया का सूत्र है। इन सबको जब आपस में मिला दिया जाता है तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 बेकिंग सोडा, ये दोनों बनते हैं। उपयोग क्या आते हैं? खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, जो भी खाने पीने की सामग्री है उसमें बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। डबल रोटी, पाव, ब्रेड, ठीक है, पकोड़े, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में, अगर एसिडिटी हो जाए, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, तो ये बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है और चूंकि खाने में उपयोगी है, नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए जो ही इस बेकिंग सोडा की चुटकी भर हम लेते हैं तो पेट में जो अम्ल है ये उसको उदासीन कर देता है और फलस्वरूप हमें राहत मिल जाती है। तो इसे एंटासिड के रूप में भी काम में लिया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभी हम आगे बात करेंगे कि आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। इसके अलावा देखिए सोडा युक्त शीतल पेय में, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, इन सब में भी इसी का उपयोग होता है। और मंद पूतिरोधी के रूप में, पूतिरोधी क्या होता है? एंटीसेप्टिक बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। जब भी कहीं चोट लग जाती है तो हम दवा लगाते हैं, ठीक है, वो दवा जो है वो कहलाती है एंटीसेप्टिक दवा। जब भी कहीं चोट लगती है तो चोट पर लगाई जाने वाली दवा एंटीसेप्टिक दवा होती है, ताकि वहाँ पर जीवाणु, कीटाणु या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो और वो चोट ठीक हो जाए, ठीक है। तो इसका उपयोग भी किया जा सकता है, किसका? बेकिंग सोडा का। ये भी पूतिरोधी के रूप में, हालांकि धीमा पूतिरोधी है, मंद पूतिरोधी है, लेकिन इसका उपयोग किया जा सकता है एंटीसेप्टिक के रूप में। चलिए अब देखिए बात करते हैं पहले बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग सोडा NaHCO3, अगर उसमें कोई टार्टरिक अम्ल या ऐसा ही कोई दूसरा अम्ल जो खाया जा सके वो मिला दें तो बनता है बेकिंग पाउडर। देखिए आगे, ये है बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस H का मतलब अम्ल मिलाया गया है इसमें, तो बन गया बेकिंग पाउडर। जो ही इस बेकिंग पाउडर को जल में डाला जाए या इसको गर्म किया जाए तो गर्म करते ही Na2CO3, CO3, CO2 और H2O ये पदार्थ हमें मिलते हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बेकिंग सोडा दुर्बल क्षारीय लवण है, इसलिए इसका उपयोग हमारे पेट में बढ़े हुए अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। अब देखिए ऊपर वाले समीकरण में जो आप ये CO2 गैस देख रहे हैं, खाद्य पदार्थों में इस CO2 गैस का ही सारा कमाल है। ब्रेड, पकोड़े, पाव, इडली, इन सब में जो ही बेकिंग पाउडर को डाला जाएगा और जो ही गर्म किया जाएगा उसमें से CO2 गैस बाहर निकलेगी, और जो ही CO2 गैस बाहर निकलेगी, जो पदार्थ हम बना रहे हैं, ब्रेड या पाव, ठीक है, डबल रोटी, वो सब स्पंजी हो जाएंगे, उनके बीच में जगह उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि CO2 गैस के कारण। घर पे पकोड़े बना रहे हैं आप, उसमें बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, पकोड़े स्पंजी बन जाएंगे, सॉफ्ट बन जाएंगे। किसके कारण बन रहे हैं? वो CO2 गैस के कारण बन रहे हैं। अगली बात, हमने अभी बात की थी कि अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि आग बुझाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि बेकिंग सोडा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, इसलिए इसका आग बुझाने में उपयोग भी किया जाता है। और सोडा, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हमारी है, उसमें भी पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिली रहती है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं सारी की सारी और कुछ भी नहीं है, कार्बोनेटेड वाटर है सारे के सारे, कार्बोनेटेड जल, अर्थात जल में कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दिया गया है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बेकिंग सोडा देता है, तो बेकिंग सोडा को उसमें डाल देते हैं ताकि वो जल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप उसमें बना दे। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम धावन सोडा की, ठीक है। सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। नाम इसका सोडियम वैसे कार्बोनेट ही है, अगर आगे 10 H2O को शामिल करें तो 10 हाइड्रेट
भी इसका नाम होगा, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं इसको। ये देखिए बनाने की विधि, अभी हमने ये समीकरण पढ़ी है कि जब NaHCO3 प्लस H+, ठीक है, बेकिंग पाउडर को गर्म या जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो Na2CO3 बनता है। और ये जो Na2CO3 है इसकी जब जल से अभिक्रिया और करवा दी जाएगी प्लस 10H2O तो हमें Na2CO3.10H2O मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा Na2CO3.10H2O धावन सोडा कहलाता है, लेकिन ऊपर जो आप Na2CO3 देख रहे हो इसे सोडा एस कहा जाता है। केवल Na2CO3 सोडा एस कहलाता है, और जब सोडा एस में जल मिला दिया जाता है तो धावन सोडा बन जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर धावन सोडे को गर्म कर दिया तो ये 10 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और वापस सोडा एस प्राप्त हो जाएगी। उपयोग क्या क्या है इसके? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। धावन सोडा का उपयोग बोरेक्स को बनाने में भी किया जाता है। याद रखिएगा बोरेक्स का उपयोग सुनार करते हैं। इसके अलावा आंखों की दवाइयों में भी बोरेक्स का उपयोग होता है, और बोरेक्स का साधारण नाम है सुहागा। कहावत सुनी होगी आपने, सोने पे सुहागा। सुहागे का उपयोग सोने के साथ सोने के आभूषण बनाने में किया जाता है। तीसरा उपयोग है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। नाम ही धावन सोडा है तो घरों में साफ सफाई में तो इसका उपयोग है ही है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो कठोर जल होता है जिसमें साबुन काम नहीं करते, उसकी उस कठोरता को हटाने के लिए भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हमने धावन सोडा पढ़ा Na2CO3.10H2। अब इसमें Na2CO3 तो मेरे समझ में आता है कि साहब ये सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन ये 10 जो H2O है, जल है, क्या जल हमेशा इसके साथ ही रहता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, जल इसके साथ ही रहता है। कौन सा जल है ये? इस जल को कहते हैं क्रिस्टलन जल। दूसरा सवाल, क्या इस जल के कारण ये गीला गीला अनुभव होता है? बिल्कुल नहीं। अगर सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा के साथ जल है तो आप जब हाथ लगाओगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि इसमें जल है या नहीं है। अब देखिए, सिर्फ ये एक ही ऐसा यौगिक नहीं है जिसमें क्रिस्टलन जल पाया जाता है। इसके अलावा देखिए ये बहुत सारे यौगिक CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O और CaSO4.आधा H2O, ये भी वो यौगिक हैं जिनके साथ जल के अणु जुड़े हुए हैं। होता क्या है, किसी भी क्रिस्टल में हम जानते हैं कि पदार्थ के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, और उसी रिक्त स्थान में अंतराकाशीय स्थान में जल के अणु जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन हम अगर पदार्थ को छुएं तो हमें यह अनुभव नहीं होता कि यहाँ पर यह पदार्थ गीला लग रहा है, इसमें क्या जल है या नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, ये जो जल अंदर है, ये जल कई यौगिकों को रंग प्रदान करने में भी सहायक है। देखिए, ये है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ये नीले रंग का होता है, इसलिए इसको कहते हैं नीला थोता। फेरस सल्फेट, इसको कहते हैं हरा कशिश। और ये कैल्शियम सल्फेट है जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलन जल बहुत सारे यौगिकों में पाया जाता है। अब देखिए, जब क्रिस्टलन जल युक्त रंगीन यौगिकों को गर्म किया जाता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, दोनों रंगीन है, एक नीला है और एक हरा है। अगर इनको गर्म किया जाएगा तो जल क्या होगा? वाष्प बनकर बाहर निकल जाएगा, और जो ही जल बाहर निकलेगा ये यौगिक अपना रंग खो देंगे। कॉपर सल्फेट जो है नीला थोता, इसका नीला रंग गायब हो जाएगा, फेरस सल्फेट का हरा रंग गायब हो जाएगा। लेकिन अगर वापस इनको जल में भिगोया तो वापस ये जल को अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे और रंगीन हो जाएंगे। अब अगली बात है कि सब जल दिख रहा है, लेकिन क्या ये गीले होंगे या नहीं होंगे, हम कैसे पता करें? तो देखिए, आम जीवन में सबसे आम जो काम आने वाली चीज है वो है फिटकड़ी। फिटकड़ी में 24 जल के अणु होते हैं। आप हाथ में लेके देख लीजिएगा, क्या आपको फिटकड़ी गीली नजर आती है? बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। सूत्र होता है CaSO4.आधा H2O, हाफ H2O। ठीक है, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। वैसे कैल्शियम सल्फेट है, आधा जल का अणु इसमें होता है। बनाने की विधि क्या है? CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है, इसको अगर 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इस 2 H2O में से जो है 1/1/2 H2O तो बाहर निकल जाते हैं और आधा H2O बचा रह जाता है, जो कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ध्यान रखिएगा, जिप्सम का उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। जो ये CaSO4.2H2O ये जिप्सम है, इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है और इसी को गर्म करने पर हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.H2O। उपयोग, डॉक्टर इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो उस पैर पर, हाथ पर या जिस भी स्थान पर हड्डी टूटी है वहाँ डॉक्टर प्लास्टर करते हैं। ठीक है, वो प्लास्टर जो वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की खास बात यह है कि एक बार इसको जल में घोल लिया जाए तो सूखने के बाद ये एकदम हार्ड हो जाता है, फिर इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। भवन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। खिलौने बनाने में इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने भी बनाए जाते हैं और अग्निशय पदार्थ के रूप में। ये आग को रोकता है, आग को रोकता है, इसलिए अग्निशय पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब सवाल ये है कि इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है? तो देखिए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब, एक जवाब यह है कि इसको सबसे पहले पेरिस में बनाया गया, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। दूसरा एक जवाब यह भी है कि पहले पेरिस में लकड़ी के मकान हुआ करते थे और आग लगने पर वो लकड़ी के मकान जल जाया करते थे, तो किसी ने इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप उस पर, अर्थात कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का लेप कर दिया और देखा कि मकान जलने से बच गए, तो सभी लोगों ने क्या किया, अपने मकानों पर इस पदार्थ का लेप कर दिया। तो पेरिस में बहुत सारे मकानों पर इसका लेप हो गया, इसलिए भी इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमार्ट साहब का अगर YouTube चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे पार्ट के नोट्स का आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप इस पार्ट के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा अगला वीडियो इस पार्ट के प्रश्न और उत्तरों को लेकर आने वाला है, इसलिए अगर आप नोट्स पढ़ने के बाद में भी प्रश्न और उत्तरों को हल करने में असमर्थ हैं तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। धन्यवाद।